हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी डरावनी कहानियाँ इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों को भी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल की कहानियाँ सुन सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ लोग और मरीज ठीक और स्वस्थ होने की उम्मीद लेके आते हैं। कहते हैं अस्पताल एक मंदिर और डॉक्टर वहाँ का भगवान। मेरा नाम नरेश है। मैं हाल ही में MBBS ख़त्म करके अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ रहकर काम सीख रहा हूँ। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं उड़ीसा के एक अस्पताल में डॉक्टर के पद में काम करने लग जाता हूँ। ये घटना जो मैं सुना रहा हूँ, ये 15 साल पहले की घटना है। मैं तब नया नया डॉक्टर बना था, तो जोश मेरे अंदर भरपूर मात्रा में था। मेरी शिफ्ट ख़त्म होने के बावजूद अगर मुझे बुला लिया जाता तो मैं रात के 12 बजे भी अस्पताल जाने में आलस नहीं दिखाता था। एक रात ऐसे ही मुझे बुला लिया जाता है क्योंकि बाकी डॉक्टर्स छुट्टी पे थे। मैं अपने घर से मोटरसाइकिल लेके अस्पताल पहुंच जाता हूं। मैं उस शहर में नया होने के कारण मुझे आने में थोड़ा समय लग जाता है। वहां पहुंच के पता चलता है कि एक इमरजेंसी केस है। किसी इंसान को गाड़ी ने टक्कर मारी थी। मैं भी फटाफट से उसका इलाज करके ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकल के चला आता हूँ। तभी मेरी नज़र कॉरिडोर में पड़ती है। मुझे वहाँ एक मोटा सा भद्दा शरीर का कोई दिखता है। वो मुझे देख के थोड़ा साइड होकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसको देखते के साथ ही मेरे मन में अजीब सा होने लगा था। मैंने उस शख्स को आवाज़ भी लगाई, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो चीज़ वहाँ से जा चुकी थी। मैं भी अपने घर निकल जाता हूँ। अगले दिन मैं अपने सहपाठियों से उस बात का जिक्र करता हूँ, तो वे सब भी बड़ी हैरानी से मुझे देखते हैं और मुझे उस हॉस्पिटल से जाने को कहते हैं। ये सुन के मैं भड़क जाता हूँ और गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने रूम में चला जाता हूँ। लेकिन मुझे उन लोगों की बात ने सोचने पे मजबूर कर दिया कि उन लोगों ने मुझे यहाँ से जाने को क्यों कहा। उस रात जब मैं निकल ही रहा था तब मेरी बात किसी सीनियर स्टाफ से हुई जो बरसों से इस अस्पताल में काम कर रहे थे। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये एक श्रापित अस्पताल है। जो यहाँ एक बार आ जाता है वो फिर कभी लौट के नहीं जा पाता। कहते हैं आज से लगभग 40 साल पहले एक तुम जैसा ही कोई नौजवान इस अस्पताल में डॉक्टर बन के आया था। तब उस लड़के के सर पर पैसा कमाने का जुनून सवार था। उसने इस अस्पताल में कुछ समय बाद गलत काम करना शुरू कर दिया था। जब उतने से भी उसका मन नहीं भरा तो वो इस अस्पताल में काला जादू भी करने लगा। कहते हैं जिसने भी उसके खिलाफ उंगली उठाई उन सबको उसने मार डाला। अस्पताल में भर्ती हुए लोग और रिश्तेदार ये अत्याचार सह नहीं सके तो उन्होंने पंडित, अघोरी, पूजा पाठ सब करवाया, लेकिन वो लड़का इतना शैतान था, उसके आगे किसी की नहीं चली। लाख कोशिश के बाद किसी अघोरी ने उसको अस्पताल के ही किसी कमरे में बांध लिया, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं। 1 या 1.5 साल के
बाद वो शैतान मुक्त हो गया और हॉस्पिटल और आसपास के इलाके को उसने शमशान में बदल दिया। मैं और वो साफ यही बात करते करते अब काफ़ी दूर निकल चुके थे। मैंने उससे कुछ पूछने के लिए अपनी गर्दन पीछे घुमाई, लेकिन अब मेरे पीछे कोई इंसान, कोई स्टाफ, कोई शख्स नहीं था। ये देख के मेरी तो रूह ही कांप गई। यानी मेरे पीछे जो था वो कोई अदृश्य शक्ति थी। वो शख्स मेरे बाइक के पीछे बैठा भी था या नहीं, अब हज़ारों सवाल ने मेरे दिमाग में घर कर लिया था। मैं डरते हुए बाइक आगे बढ़ाने लगा। उस रात जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। अगले दिन अब मुझे उस अस्पताल में जाने से पहले ही घुटन होने लगी, लेकिन काम तो काम ही था। मैं अस्पताल पहुंचने के बाद 2-3 लोगों से इस बारे में ज़िक्र की, लेकिन अब वो 2-3 लोग मुझ पे हंसने लगे। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, काम छोड़ दूं या इस रहस्य का पता लगाऊं। अब मुझे उस अस्पताल में काम करने वाले लोग और भर्ती हुए मरीज़ डरावने से लगने लगे थे। एक पल को मेरा भ्रम कहते हुए मैं काम करने लगता हूँ, लेकिन हर एक मिनट अब मुझे वहाँ डर का एहसास हो रहा था। उस दिन मैंने रात को हॉस्पिटल में ही रुकने की योजना बनाई और इस बात की जड़ तक पहुँचने का सोचा। अब शाम हो चली थी, मेरा काम अब मुझे शुरू करना था। तो मैं हॉस्पिटल के हर एक छोटे बड़े कमरों में जाकर जांच करने लगा, लेकिन वैसा कुछ मुझे मिलता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा था। फिर भी और गहराई से जांच पड़ताल करने लगा। अब रात के 11 बजे का वक्त हो चला था। मैं उसी कॉरिडोर में खड़े होकर एक सिगरेट सुलगाने लगा। आखिरी के 2-3 कश में मैंने अपने साथ की दीवार पर एक परछाई देखी। मेरे गर्दन घुमाने से पहले ही मेरा गला दबोचा गया। मैं छटपटाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। मेरे सामने वो परछाई मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकलती। कुछ ही देर में मैं बेहोश हो जाता हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं किसी अंधेरी कोठरी में नीचे ज़मीन पे लेटा होता हूँ। मेरे आसपास कंकालों की फौज घेरा बना के खड़ी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि मैं अब क्या करूं। डर के उस माहौल में भी मैंने जब थोड़ा सा गौर से उन कंकालों को देखने लगा तो वे कंकाल पूरी तरह से कंकाल नहीं थे। कुछ मांस के लोथड़े उनके चेहरे पे अभी भी लटक रहे थे। जब मैंने थोड़ा और गौर फरमाया, ध्यान से देखा, तो वे सब तो वही मरीज़ थे, वही स्टाफ थे जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। ये देख के मेरी तो जान ही हलक को आ गई। फिर मुझे वहाँ वो चीज़, वो शैतान दिखाई दिया जो मुझे पहली बार उस कॉरिडोर में मिला था। मोटा, भद्दा, काला सा। उसके एक हाथ में एक मांस का लोथड़ा था तो दूसरे हाथ में एक इंसानी सर। वो उस मांस को ऐसे खा रहा था, ऐसे चबा रहा था जैसे वो बरसों से भूखा हो। मेरे सीने में 50 से 60 इंजेक्शन भोंका गया। कुछ इंजेक्शन की सुई टूट के मेरे सीने में ही रह गई। मैं दर्द से करहाने लगा। अब वो शैतान मेरे पैरों की तरफ से मुझे चबाने लगता है। दर्द बर्दाश्त न होने के कारण मैं दोबारा बेहोशी की हालत में चला जाता हूँ। अगले दिन सुबह मैं किसी खंडर में अपने आप को पाता हूँ और मेरे सामने वही शख्स होता है जो उस रात मेरी बाइक के पीछे बैठा था।
वो देख के मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा था, सीने में से खून अभी भी निकल रहा था। मेरे पैर का पंजा आधा अब ख़त्म हो चुका था। तभी वो शख्स बोल पड़ा, ये जगह एक ज़माने में अस्पताल हुआ करता था और मैं इस अस्पताल का मालिक। तुम्हारी जान इसलिए बच गई क्योंकि तुम लालच से नहीं, लोगों की सेवा करने के हेतु यहाँ आए थे। तुम्हारी जान तुम्हारे कर्म ने बचाया है। इतना बोल के वो शख्स गायब हो गया। मैं भी जैसे तैसे उठ के वहाँ से किसी भीड़ भड़ाक वाले इलाके में चला गया और लोगों से मदद मांगी, क्योंकि किसी भी अस्पताल में मुझे अकेले जाने की अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मेरी ठीक होने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ और उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। ये बात मुझे आज भी सताती है कि मैंने 1 से 1.5 साल भूतों के बीच गुजारी है। लेकिन लाख लाख धन्यवाद ईश्वर का, भगवान का और उस अस्पताल के मालिक का। इनके बिना शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। मैं ऐसे ही कहानियाँ लेता आऊँगा। धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मेरी दादी की है। मेरी दादी वेस्ट बंगाल से है। ये कहानी दादी ने मुझे तब सुनाई थी जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था। हम लोग एक छोटे से मकान में रहते थे। उन दिनों हमारे इलाके में एक समस्या चल रही थी, जो कि थी बिजली की। बिजली बार बार कट जाती थी और वो घंटों घंटों बाद आया करती थी। ये बात उस रात की है जिस रात मेरे पिताजी अपने काम से थोड़े से घर जल्दी वापस आ गए थे। तो हम बच्चे भी उनको देख के काफ़ी खुश हो गए कि पापा जल्दी घर आ गए। तो पापा फ्रेश होके सबसे चार बातें करने लगे और कुछ टाइम बाद डिनर का वक्त हो चला था। तो हम सब डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद जब हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर दोबारा लाइट कट जाती है। और उन दिनों मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था, ना ही मोबाइल फ़ोन्स, ना ही इंटरनेट। लोग एक दूसरे के साथ बात करके थोड़ा सा समय बिता लेते थे। बच्चे हैं तो कहानियाँ सुन लिया करते थे। उस रात मुझे भी कहानी सुनने की बड़ी इच्छा हुई, तो मैं उठ के अपने दादी के पास चला गया और दादी को बोला कि दादी, कहानी सुनाइए ना मुझे कोई भूत की। तो दादी ने बोला कि बेटा, आज नहीं, फिर कभी। लेकिन मैं नहीं माना। तो दादी बोलती है, ठीक है चल, आ जा। तो मैं दादी के बेड पे जाके वहाँ बैठ जाता हूँ। तो आइए दोस्तों, दादी की कहानी मैं दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं, रूमा। मेरी उम्र लगभग 20 साल की रही होगी जब मेरे साथ ये घटना घटी। वो बारिश की रात थी। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तब हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। जॉइंट फैमिली में रहने के कारण लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। उस रात हम लोगों ने खाना पीना खाया। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मेरे पेट में अचानक से दर्द उठता है। तो याद आ जाता है कि कल अपनी सहेलियों के साथ मिलके मैंने बाहर कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। मेरा पेट ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैं बिना किसी को बताए अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ। और उन दिनों जो वॉशरूम बाथरूम हुआ करता था, वो घर के बाहर बनाया जाता था। मैं जल्दी से निकल के वॉशरूम की ओर बढ़ती हूँ। जैसे ही मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने लगती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वॉशरूम में पहले से ही कोई है। मेरा दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं वेट नहीं कर सकती थी।
उस इलाके में 500 मीटर के आसपास एक सरकारी शौचालय भी बना हुआ था। हालांकि मैंने वो कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैं इतनी मजबूर थी कि मुझे वहाँ जाना पड़ा। और तब थोड़ी सी बारिश भी रुक गई थी, तो मैं फटाफट बिना किसी को बताए सरकारी शौचालय के लिए निकल जाती हूँ। और मन ही मन ये सोचती हूँ कि आज तो मेरा दिन ही ख़राब है। पेट में दर्द, वॉशरूम में पहले से किसी का होना, और अब इतनी दूर मेरे को चल के जाना पड़ रहा है। ये सब संकेत थे कि मेरे साथ आज कुछ और भी बुरा हो सकता है। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं बिना किसी बात की परवाह किए मैं बस आगे चल रही थी। मैं उस सरकारी शौचालय में पहुंच जाती हूँ, और किस्मत मेरी यहाँ भी ख़राब। उस शौचालय में 3 कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, 3 रूम्स थे, और तीनों के तीनों भरे हुए थे। मुझे अब अपने आप पे इतना गुस्सा भी आया, रोने को भी मन किया। एक मन सोचा घर चली जाती हूँ, लेकिन अब मेरे पास चलने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक आ ही गई हूँ तो यहीं कर लेती हूँ। मुझे आए हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए थे। उस रूम से कोई निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब चीज़ें मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, तो मैं जाके सबसे आखिरी वाला जो कमरा है उस पर मैं खटखटाने लगती हूँ और कहती हूँ, कोई है अंदर? किसी और को भी जाना है? मैं काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने इतना कहा ही होता है कि बीच वाले कमरे से कोई इंसान निकलता है। मैं उसको एक नज़र देख के आगे बढ़ जाती हूँ और बीच वाले कमरे में घुस जाती हूँ। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल वाले कमरे में से भी कोई निकला। मतलब वो कमरा भी खाली हो गया, और वो कमरा सबसे पहले वाला था। मेरा काम हो जाने के बाद मैं वहाँ से निकलती हूँ, और निकलते हुए देखती हूँ कि जो आखिरी वाला जो कमरा है वो अभी तक बंद है। तो न जाने मेरे मन में क्या आ जाता है, मैं उस दरवाज़े को पीटने लग जाती हूँ। हाँ जी, कौन है अंदर? इतनी देर से क्या कर रहे हैं आप? मैं कभी कभी आज भी जब वो सोचती हूँ कि मेरा दिन इतना ख़राब था पहले से ही, मेरे को वहाँ पंगा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो मेरे साथ वही हुआ। मेरा काम हो गया था, मेरे को चुपचाप घर निकल जाना चाहिए था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम अड़ ही गई वहाँ पे। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं एक बार देखूं कि इतनी देर से ये इंसान अंदर बैठ के कर क्या रहा है। मैंने उसके दरवाज़े पे बहुत खटखटाया, बहुत पीटा उसका दरवाज़ा, लेकिन अंदर से कुछ जवाब नहीं आया। कोई हलचल नहीं थी, मानो कि अंदर कोई था ही नहीं। और मैं कैसे पीछे हट सकती थी, क्योंकि आज तो मेरा दिन ही ख़राब था। मैं बार बार उस दरवाज़े को पीटती रही, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर निकलो। फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा चढ़ा। तो मैंने उस इंसान को जी भर के गालियाँ सुनाई, गंदी गंदी गालियाँ दी। जितनी मुझे आती थी मैंने सब उसको दे दी। गाली देने के ठीक 4 से 5 सेकंड बाद वो दरवाज़ा धीरे धीरे करके खुलने लगता है। मैं मन ही मन सोचती हूँ, अब बताती हूँ इसको। लेकिन जैसे ही पूरा दरवाज़ा खुल जाता है, मैं उस दृश्य को जब देखती हूँ, जो अंदर जो एक कोई बैठा हुआ था, वो पता नहीं अजीबोगरीब ढंग से बैठा हुआ था। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि वो किस तरीके से बैठा हुआ था। उसने अपने सर को अपने दोनों घुटनों के अंदर दबा के रखा था, और अपने सर के ऊपर उसने अपने दोनों हाथ रखे हुए थे, और हाथ थे मानो एकदम पतले, एकदम काले, और उसके नाखून इतने गंदे और लंबे थे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके सर पे कुछ हिस्सों पे बाल थे, हालांकि बाल बहुत कम थे, लेकिन कुछ हिस्सों पे बाल थे और वो बहुत लंबे थे, और उसका आधा हिस्सा टकला था। बाल मानो एकदम चिपके हुए, गंदे से, सड़े हुए से।
मानो जैसे वो दृश्य अलग ही गंदगी को दर्शा रहा था। मैं उतना देख के एकदम घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ और 2-4 कदम पीछे ले लेती हूँ। जैसे ही मैं पीछे कदम लेती हूँ अपने, तो वो अपना सर उठा के मुझे देखने लगता है और कहता है, रुक, कहाँ जा रही है, इधर आ। तो मैं उसका जब चेहरा देखती हूँ तो मानो मुझे लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगी, अभी बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि आम इंसानों के लिए वैसा चेहरा देखना या वैसी आकृति को देखना इंसान एकदम से नहीं झेल पाता। उसका माथा बहुत ज़्यादा बड़ा था। माथे के नीचे आंखों के नाम पे 2 काले गड्ढे, नाक के नाम पे मानो किसी ने उसके नाक की जगह पे 2 छेद कर दिए, और उसके दांत इतने लंबे लंबे दांत, ऊपर से आए हुए सिर्फ 3। इतना काफ़ी होता है एक इंसान को बेहोश कर देने के लिए। हालांकि मैं उस समय बेहोश नहीं हुई, मैं किसी तरह करके वहाँ से भाग गई। मैं बहुत तेज़ी में भाग रही थी। मैं भागते भागते काफ़ी दूर निकल गई, लेकिन मैं अब इतनी थक गई थी, इतनी मेरी सांस चढ़ गई थी कि मुझे वहाँ पे रुकना ही था। कुछ देर के लिए विश्राम करने लग गई। हालांकि वो विश्राम करने का वक्त नहीं था, लेकिन मेरी सांस इतनी चढ़ गई थी कि मेरे से अब और चला नहीं जा रहा था। हालांकि 30 से 35 कदम पे मेरा घर था। तकरीबन 10 से 12 सेकंड का मैंने विश्राम लिया। उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल पड़ती हूँ। जैसे ही मैं अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मानो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों कदम किसी ने जकड़ के रखे हो। मैं वहाँ दोबारा से घबरा जाती हूँ। मैं किसी तरीके से अपने कदम सरकाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने पर भी मेरे कदम एक नहीं उठते। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मन ही मन अपने आप को कोस भी रही थी कि आज ही के दिन मेरे साथ ऐसा होना क्यों था। चलो जो भी हुआ, लेकिन मैंने उसके साथ पंगा क्यों लिया। यही सोच सोच के मैं रो रही थी और अपने कदम उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे कदम थे जो कि एक नहीं उठ रहे थे। मन ही मन मैं अपने भगवान को पुकारती हूँ, याद करती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि भगवान मुझे बचा ले। और दूसरे ही पल मेरे मन में ये ख्याल भी आता है कि शायद ये आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतना अंधेरा था, मैं किसी की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि कोई आएगा। थक हार कर मैं अपने भगवान को बोलती हूँ कि ठीक है भगवान, अब शायद तेरी यही मर्ज़ी है तो यही सही, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना बोल के मैं उसी जगह पे बैठ जाती हूँ। 3 या 4 सेकंड के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी तरफ चल के आ रहा है। मैं एकदम घबरा जाती हूँ, सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ मैंने अभी देखी थी, हो ना हो ये वही चीज़ है जो मेरी और बढ़ रही है। तो वो मेरे पास आता है और मुझे बैठा देख बोलता है, आप यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रही हैं, सब ठीक तो है? मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि ये वही चीज़ है जो अभी मैंने वहाँ देखी है और ये भेस बदल के आया है। मैं उसको कोई जवाब नहीं देती। वो थोड़ा सा मेरे पास आता है और कहता है, अरे आप तो रविदास की बेटी है ना? तब मानो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई है जिस पर मैं थोड़ा सा भरोसा कर सकती हूँ। मैं हाँ में सर हिला देती हूँ। उसके बाद वो इंसान मेरे से कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि शायद वो समझ चुका था कि मैं काफ़ी घबराई हुई थी और काफ़ी डर गई थी। तो वो मुझे बोलता है, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हालांकि दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर था मेरे अभी भी। वह इंसान मुझे उठने को कहता है। मैं भी वहाँ से जैसे तैसे करके उठ जाती हूँ और मुझे ये एहसास होता है कि मेरे पैर मानो अब मुक्त हो चुके हैं।
अब मेरे पैर पहले के मुकाबले हल्के मालूम पड़ रहे थे। तो वो इंसान मेरे से 2 कदम आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ के मेरे को आगे की ओर खींचने लगता है और मैं भी अपने कदम आसानी से आगे बढ़ा पाती हूँ। मेरे घर आने के कम से कम 4 या 5 कदम पहले वो इंसान रुक जाता है और मुझे बोलता है कि अब आप जाइए। तो मैं भी वहाँ से उसको धन्यवाद बोल के अपने घर की ओर निकल जाती हूँ और पीछे पलट के देखती हूँ तो वो इंसान वहाँ से जा चुका होता है। मुझे मन ही मन ये भी ख्याल आता है कि ये इंसान एकदम से कहाँ चला गया, लेकिन मैं डरी इतनी हुई थी कि मेरा ध्यान उस इंसान पे ज़्यादा नहीं गया। आखिरकार मैं अपने घर पहुँच जाती हूँ। मेरे माता पिता दरवाजे में खड़े होकर मेरी राह देख रहे होते हैं और मुझे देखते ही ये कहते हैं कि कहाँ चली गई थी तू, ये कोई वक्त है घर से बाहर जाने का, चल अंदर आ जा। इतना बोल के मेरे माता पिता मुझे घर के अंदर ले जाते हैं और बैठा के पूछते हैं कि कहाँ गई थी। मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। उस रात मैं अपने माता पिता के साथ ही सो जाती हूँ, लेकिन जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार आता है। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे सर पे हल्का सा एक दर्द होता है और मुझे याद आता है कि रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं बिस्तरा से उठ के बाहर निकलती हूँ, अपने आंगन में जाती हूँ, फिर मैं अपने कमरे में आके बैठ जाती हूँ। तभी मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल उठता है कि वो जो इंसान था जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे घर तक छोड़ा था, वह इंसान कौन था। क्योंकि वो इंसान ऐसा था, पलक झपकते ही वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। तो जैसे ही मुझे ये बात याद आती है, मैं अपनी मम्मी को बात ये जाके बताती हूँ कि माँ मेरे साथ कल रात में ऐसा ऐसा हुआ। तो मुझे मम्मी बोलती है कि पहली बात तो तुझे रात में घर से ऐसा करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात, जिससे तू मिल के आई है शौचालय में, वो कोई साधारण नहीं था, वो मानो बहुत गज़ब की ताकत रखता था। और वैसे गज़ब की ताकत रखने वाले को कोई गज़ब की ताकत ही रोक सकती है। जिसने तुझे कल घर छोड़ा, हमने तो किसी को नहीं देखा तुझे घर छोड़ते हुए। तो वो इंसान हमारे भगवान थे जो इंसानी रूप लेके आके तुझको तेरे घर तक छोड़ दिया। उतना सुनती हूँ मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी माँ की बातें सुनने के बाद मैं फटाफट से जाके नहाती हूँ और पूजा करने बैठ जाती हूँ और अपने भगवान को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ कि भगवान, तूने मुझे किस तरीके से बचाया, तो उसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तेरा लाख लाख धन्यवाद। इतना कह के मैं वहाँ से उठती हूँ और उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। उसके बाद मैं अपने आप से एक वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद रात में ऐसे अकेले कभी भी नहीं निकलूँगी। दोस्तों, दादी आज भी मुझे बोलती है कि कभी कभी वक्त हमारा इतना ख़राब होता है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं और फालतू की चीज़ों में उलझने लगते हैं। हालांकि कुछ संकेत हमें मिलते हैं। मेरी दादी का यही मानना है कि जब तुम्हारा दिन खराब हो और तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे हो तो कभी किसी से मत उलझो, खासकर भूत प्रेतों से तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं ऐसी होती है दोस्तों जो इंसान के समझ से परे होती है, जैसे भगवान, भूत प्रेत और भी बहुत सारी चीज़ें। आज की कहानी इतने में ही ख़त्म होती दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों का मनोरंजन हुआ होगा। कोशिश करूँगा अगली बार इससे भी बेहतर कहानी लेके आऊँ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।